तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 के लिए प्रोवाइड किए गए सब्जेक्ट साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 60 नंबर का आपका पेपर होगा। इससे पहले अगर आपको लास्ट ईयर का एनुअल पेपर देखना है विद सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के, तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1, पोलियो और चिकन पॉक्स डैश के कारण होते हैं। तो फर्स्ट में आपको आंसर लिखना है विषाणु। क्या लिखना है? विषाणु। ठीक है। अगला, सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, जल या फिर प्राकृतिक गैस। तो सेकंड का राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहीं पर डाउट होगा तो जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर ये सभी। तो तीनों राइट हैं, तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी। अगला, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। सही है कि गलत है? तो सही है। ठीक है, ट्रू है। क्लियर है। अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। यहाँ पर मेंशन किया गया है, बूझों ने एक परिपथ बनाया जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिया गया है और देखा कि बल्ब नहीं चमका, मतलब बल्ब चमक नहीं रहा है। ठीक है। पहेली के सुझाव पर उसने परिपथ में एक और सेल जोड़ा, बल्ब अब चमकता है। व्याख्या कीजिए। तो मतलब हमें आंसर देना है कि बल्ब चमक रहा है, क्यों, रीजन क्या है। और उसके बाद में फिर अथवा भी क्वेश्चन दिया है, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो दो क्वेश्चन है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो दोनों का आंसर देख लो। ठीक है, एक साथ। तो यहाँ से फिर से देख लो आंसर। फर्स्ट में, फर्स्ट का आंसर विषाणु यानी कि वायरस, सेकंड में जल, थर्ड में ये सभी, फोर्थ में सही। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। 5 का, तो दो क्वेश्चन थे। ऊपर में लिखोगे आप, परिपथ में एक और सेल जोड़ने से बल्ब को चमकने के लिए आवश्यक विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा बढ़ जाती है, जिससे बल्ब चमकता है। ठीक है, ये ऊपर का आंसर है। अथवा में लिखोगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये 5वें का ऊपर का आंसर है और ये अथवा का आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना। आगे अगला क्वेश्चन 6, आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। सॉल्यूशन इसका लिखोगे परितारिका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। ठीक है, क्या लिखोगे? परितारिका हिंदी में, परितारिका। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अथवा वाला क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्वतः उल्टा होता है। सही है कि गलत है? तो ये आपका सही है। ठीक है, क्या है? सही है, यानी ट्रू है। ठीक है, आगे देखो। 7वां, एक टैडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। तो यहाँ पर लिखना है आपको कायांतरण। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। ठीक है, कायांतरण इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 8, जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है
जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है खाद, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखो 9वां क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो धान, मक्का, गन्ना, बहुत सारी खरीफ फसलें हैं, कोई सी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए। सॉल्यूशन देखो, तो फिर से देख लो। 6 में आंसर लिखना था परितारिका, इंग्लिश में आयरिस इसे बोलते हैं। अथवा वाले में आपको सही का निशान लगाना था। ठीक है, इसके बाद में 7वें का आंसर है कायांतरण, 8वें में खाद, 9वें में धान जिसे चावल बोलते हो, मक्का, गन्ना। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो। 10वें का आंसर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर का दबाव है। आपका ये आंसर हो गया। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखना है तो लिख सकते हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी सतह पर उसके ऊपर की हवा द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हो, वायुमंडलीय वायु द्वारा सतह पर लगाए गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो इसके 3 आंसर मैंने बता दिए, कोई सा भी आप लिख लो, अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, इसे लिख लो या फिर इसे लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उसे लिखकर आप याद कर सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। क्लियर है? आंसर नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है, सही या फिर गलत? तो ये आपका सही है। ठीक है, ट्रू है। अगला, वॉइस बॉक्स को डैश कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों वाक यंत्र, वाक यंत्र। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना। 11 में सही, 12 में वाक यंत्र। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का 11 एंड 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचानें और उनके नाम बताएं। ठीक है, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर कौन सा जीव है? अमीबा है। ठीक है, और यहाँ पर द्विखंडित हो गया तो द्विखंडन है। ठीक है, तो प्रजनन की प्रक्रिया यहाँ पर आपको लिखना है द्विखंडन, और संबंधित जीव का नाम क्या है? अमीबा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 2 लिखोगे अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया द्विखंडन है, और जीव कौन सा है? अमीबा है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन किए गए थे। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया लिखोगे द्विखंडन है, और कौन सा जीव है? अमीबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। लैंगिक प्रजनन क्या है? उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताएं जिनमें यह होता है। सॉल्यूशन देखो अथवा वाला, दूसरे का अथवा वाला क्वेश्चन देखो। अब सेकंड के अथवा में लिखोगे आंसर लैंगिक प्रजनन, हेडिंग लिखो, लिखोगे प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे यानी कि उदाहरण पूछा था कोई 2, मानव, गाय, बिल्ली, और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर सेकंड का ऊपर वाला आंसर है और ये अथवा वाला आंसर है। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताएं, और इसका भी क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोनों का आंसर एक साथ देख लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताना है, सेकंड में जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 3 ए में लिखोगे सीएनजी की फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में। एलपीजी की द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बी का आंसर लिखोगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोई 2 आपको लिखने हैं, ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 का ए और बी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? यानी कि कंपन कहने का मतलब एफ यानी फ्रीक्वेंसी का पता है, कितना पता है? 50 हर्ट्ज, और हमें
निकालना है समयावधि यानी कि टी निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। आंसर नंबर 4, एफ पता है, टी का फॉर्मूला होता है समयावधि 1/f, 1/1, एफ आपका 50 है, रख दो, डिवाइड करोगे 0.02 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, नीचे दिए गए परिपथों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। बल्ब किस परिपथ में चमकेगा? चित्र ए और बी के लिए हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। ये चित्र ए है और ये बी है, हाँ या ना में हमको जवाब देना है। तो यहाँ पहले में पीस ऑफ कोल यानी कोयले का टुकड़ा ऐड किया गया है, जो कि विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कि उसमें करंट नहीं जाता। तो जब करंट नहीं जाएगा, आगे फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब जलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिखना है नहीं। ठीक है, सेकंड में देखो, यहाँ पर ऐड किया गया आयरन नेल यानी लोहे की कील ऐड की गई है। तो लोहा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हाँ। समझ गए? क्लियर है? कोयले के टुकड़े की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो कि सुचालक है, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर नहीं लिखना है और यहाँ पर हाँ लिखना है। ठीक है, अब आगे, अथवा में केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे वाला क्वेश्चन देखो। ए, यहाँ पर लिखा है अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो वो होते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसमें किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पांचवे का आंसर एक साथ देख लो। ठीक है, ऊपर वाला और अथवा वाला एक साथ। ठीक है, देखो ध्यान से। आंसर नंबर 5, ऊपर लिखना है फर्स्ट में ए में नहीं, बी में हाँ। ठीक है, अथवा में लिखोगे फर्स्ट में ए में अम्ल, क्षार और लवण, और सेकंड बी में रासायनिक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऊपर का ए बी और अथवा का ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ध्यान से देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, गति की दो अवस्थाएं क्या हैं? तो वो होती हैं विराम अवस्था और गतिशील अवस्था। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, उसी में से क्वेश्चन होंगे, कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, दूसरा बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो एक साथ। छठे का ए और बी, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 6 का ए, तो पहली अवस्था होती है विराम अवस्था, दूसरी होती है गतिशील अवस्था। ठीक है, और बी में लिखोगे 2। क्लियर है? तो ये आपका 6 का ए का आंसर हो जाएगा और ये बी का आंसर हो जाएगा। दो अवस्थाएं ए में पूछा था, तो विराम अवस्था और गतिशील अवस्था हो जाएगी, और सेकेंड में 2। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए क्वेश्चन उर्वरक क्या है, और बी क्वेश्चन रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? ए और बी का आंसर एक साथ देख लो, 7वें का। ठीक है, आंसर नंबर 7 का ए, हेडिंग लिखो उर्वरक। इसमें लिखोगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जिसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। आंसर नंबर 7 का बी, पहला पोषक तत्व नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम। ये आपको लिखना है। ठीक है ना, तो 7वें का ए का आंसर हो जाएगा ये, और ये बी का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, खाद के कोई 3 लाभ लिखिए। सॉल्यूशन देखो, खाद के कोई 3 लाभ। ओके, आंसर नंबर 8, खाद के लाभ। पहला है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इनमें से कोई 3 आपको लिखना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, कोई 3 लिखकर याद कर लो, आंसर नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला 8वें का अथवा
कृषि पद्धतियों को परिभाषित करें और फसल उत्पादन के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण चरण भी बताएं। सॉल्यूशन देखो अथवा का। तो बच्चों ये 8वें का अथवा का आंसर है, ठीक है, ये अथवा का आंसर है, ध्यान रखना। आंसर लिखोगे, फसलों की खेती के दौरान किसान जो भी गतिविधियां करते हैं उन्हें कृषि पद्धतियां कहा जाता है। तो सबसे पहले ये पूछा गया था। फिर विभिन्न चरण, तो लिखोगे विभिन्न कृषि पद्धतियां निम्नलिखित हैं, यानी कि जो चरण हैं निम्नलिखित हैं। पहले क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी, उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद खाद और उर्वरक डालना, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद में खरपतवार निकालना, फिर कटाई, उसके बाद में भंडारण। ठीक है, तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। 8वें के अथवा का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिख लो, 2 क्वेश्चन किए गए थे, एक तो चरण और दूसरा कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2। पहला है सीएनजी, तो इसका मिलान करना है बी ऑप्शन से, गैर प्रदूषणकारी ईंधन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है सौर ऊर्जा, तो इसकी मैचिंग करना है नवीकरणीय स्रोत से, ए से। उसके बाद में तीसरा पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम आपका हो जाएगा काला सोना, डी से। उसके बाद में एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट आपका हो जाएगा 98% कार्बन सामग्री, सी से। उसके बाद में तारकोल चिपचिपा तरल, एफ से मिलाओगे। केरोजेन, ये आपका ई से होगा, मोमी पदार्थ। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मैचिंग हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा कंपन करता है, उस भाग का नाम बताएं। एक आंसर देखो, यहाँ से आप 9 का आंसर फिर से ऐसे मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का एफ और 6 का ई से मैचिंग करना है। डायरेक्ट सामने आंसर लिखा है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 का ए, आंसर लिखोगे हाँ, जब हम बोलते हैं तो वाक यंत्र या कंठ, जिसे आप स्वर यंत्र भी बोलते हो, में उपस्थित वाक तंतु कंपन करते हैं, तो उस भाग का नाम है वाक तंतु। अगर आप एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ोगे तो सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये 10 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का भी क्वेश्चन है। अनिल ने रात में अपने घर से कुछ दूरी पर एक पटाखा फूटते देखा। पटाखा फूटता देख थोड़ी देर बाद उसे पटाखे की आवाज़ सुनाई दी। ध्वनि सुनने में देरी का कारण क्या है, मतलब क्या कारण है कि जो पटाखे की आवाज़ें थोड़ी देर बाद उसे सुनाई दी। इसके बाद सी क्वेश्चन है, 2 संगीत वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो तारों को हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो दोनों का आंसर एक साथ देख लो, बी और सी का। ठीक है, आंसर बी और सी एक साथ देख लो। आंसर नंबर 10 का बी, आंसर लिखोगे क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज गति से यात्रा करता है, इसीलिए ध्वनि की आवाज़ उसे थोड़ी देर बाद सुनाई दी। सी में लिखोगे सितार, गिटार, सारंगी, वीणा, कोई 2 आपको लिखना है। ठीक है, और भी हैं, आप लिख सकते हो अलग से भी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी का आंसर हो जाएगा सी का। तो 10 का ए, बी, सी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 का अथवा, संगीतमय ध्वनि और शोर के बीच कोई 3 अंतर बताइए। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा का आंसर, संगीतमय ध्वनि इधर, इधर लिखो शोर। पहला पॉइंट, संगीतमय ध्वनि में यह प्रिय ध्वनि होती है, शोर में यह अप्रिय ध्वनि होती है। सेकंड पॉइंट, इसकी प्रबलता कम होती है, इसमें लिखोगे इसकी प्रबलता अधिक होती है। थर्ड पॉइंट, इसका स्वास्थ्य समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता, मतलब ये
हानिकारक नहीं होती। इसमें लिखोगे ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, मतलब इससे नुकसान भी हो सकता है। अगला पॉइंट, ये सुखद है, इसमें यह कष्टप्रद है। आपको कोई 3 लिखना है जो आपको इजी लगे, लिख कर याद कर लो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये 10 का अथवा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में ये ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर और ये नीचे अथवा का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान भरिए। ए है, कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रस्सी पर डैश लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर फिल करोगे बल, ठीक है। बल लगाना पड़ता है, या फिर लिख सकते हो आप खींचना पड़ता है, ठीक है। खींचना पड़ता है या फिर बल लगाना पड़ता है। अगला सेकंड, एक आवेशित पिंड उसकी ओर एक अनावेशित पिंड को डैश करता है। तो यहाँ पर आकर्षित, ठीक है। अगला, भरी हुई ट्रॉली को स्थानांतरित करने के लिए हमें इसको डैश होगा। तो इसमें खींचना भर सकते हो या फिर धक्का देना होगा, ठीक है। अथवा में, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। तो यहाँ पर फिल करोगे प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, ठीक है। अब एक बार सॉल्यूशन देख लो, ए बी सी और अथवा का एक बार, ठीक है। साफ साफ कैसे लिखोगे, तो आंसर नंबर 11 में ऐसे ही लिख लो। ए का आंसर, बी का आंसर, सी का, और ये अथवा का आंसर है, ठीक है। डी नहीं है, अथवा का आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अथवा का आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने, अल्कोहल बनाने, पर्यावरण की सफाई करने, दवाएं बनाने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। अब क्वेश्चन है, इसी बेस पर हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 12 का, किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को डैश में परिवर्तित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका डी है, एल्कोहल, ठीक है। अगला देखो, उस जीवाणु का नाम बताएं जो दूध में मिलाने पर उसमें वृद्धि करता है और दूध को दही में बदल देता है। तो ए ऑप्शन राइट होगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला, 1857 में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ लुई पास्चर ने डैश की प्रक्रिया की खोज की। तो किण्वन की, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, अथवा इसका, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु नहीं हैं। तो जीवाणु नहीं हैं, ए ऑप्शन नोस्टोक ये है, अनाबेका ये भी है, एजोटोबैक्टर ये भी है, लैक्टोबैसिलस ये नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आगे क्वेश्चन 13 से हम पैराग्राफ पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन, विद्युत परिपथ निरंतर बंद पथ है जिसके साथ विद्युत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में एक सेल या बैटरी, कनेक्टिंग तार, एक बल्ब और एक स्विच होता है। अब क्वेश्चन है, इसी बेस पर हमको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण बैटरी का उपयोग करता है। टॉर्च ये भी करता है, ट्रांजिस्टर ये भी करता है, टीवी रिमोट कंट्रोल ये भी करता है। तो ऑप्शन लगाओगे ये सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, किसी उपकरण में सेलों की व्यवस्था होती है
तो पहला ऑप्शन है अगल बगल, दूसरा एक के बाद एक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी होगा, ए और बी, अगल बगल, एक के बाद एक। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन थर्ड, किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तभी चमकता है जब स्विच डैश में होता है। तो स्विच ऑन स्थिति में होगा तभी चमकेगा, ऑफ स्थिति रॉन्ग है, ए और बी रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं रॉन्ग है। राइट आंसर ए है। ठीक है, ऑन स्थिति में। अगला अथवा इसका, जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ कहा जाता है। बंद, ठीक है, खुला, रॉन्ग है, पूर्ण, ये भी ठीक है, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए और सी, बंद और पूर्ण दोनों बोला जाता है उसे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी ठोस यानी वस्तु तक पहुंचता है तो प्रकाश को उस वस्तु के माध्यम से उसके पार जाने से रोका जाता है, जिससे दूसरी तरफ अंधेरे का क्षेत्र यानी एक छाया रह जाता है। यदि कोई वस्तु पारदर्शी है तो प्रकाश उसमें से गुजर सकता है, यदि वस्तु चमकदार है तो प्रकाश उससे अलग दिशा में परावर्तित होगा। ठीक है, अब इस बेस पर नीचे क्वेश्चन है, हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है रवि। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत चंद्रमा भी माना जाता है, लेकिन चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत मानेंगे रवि को। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, वह वस्तु है जिसका अपना प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश बल्ब में अपना प्रकाश होगा, सितारा में भी सेम, जलते हुई माचिस की तिल्ली में भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, चमकता हुआ दर्पण। ठीक है, अगला, तारे होते हैं तो तारों में अपना प्रकाश होता है, दीप्त होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, अथवा एक टॉर्च है तो टॉर्च क्या है, दीप्त है। ठीक है, जलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, सबसे पहले आप फिर से एक बार मैच कर लो यहाँ तक। ठीक है, आंसर नंबर 12 में फर्स्ट में डी, सेकंड में ए, थर्ड में ए अथवा में डी, यहाँ से लिख लेना है। 12 के बाद में 13, फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में ए अथवा में डी। ठीक है, आगे अगला 14, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में ए अथवा में ए। क्लियर है, यहाँ से नोट कर लेना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे मानव नर जननांग का एक नामांकित चित्र दिया गया है। ठीक है, मानव में नर जननांग का डायग्राम है, इसे ध्यान से देखना है। अब जो क्वेश्चन है इसी के बेस पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, नर जनन प्रजनन कोशिका कहलाती है। शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूण। तो क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, मादा जनन प्रजनन कोशिका कहलाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज, भ्रूण, शुक्राणु, डिंब। तो डी ऑप्शन होगा, डिंब। ठीक है, अगला, शुक्राणुओं की वृद्धि एवं जनन होता है, कहाँ पर होता है, वृषण, लिंग, मूत्र मूत्राशय या फिर सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पर वृषण, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अथवा वाला देख लो। शुक्राणु वृषण में मूत्र मार्ग तक यात्रा करते हैं, शुक्राणु नलिका द्वारा, मूत्रवाहिनी द्वारा, शुक्रिय पुटिका द्वारा, मूत्राशय द्वारा। तो शुक्राणु नलिका द्वारा। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो, 15 का अथवा वाला, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। पैराग्राफ है, प्रजनन पहले से मौजूद व्यक्तियों से नए व्यक्तियों का निर्माण है। इस प्रकार प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है
जिसमें जीव अपने समान संतानों को जन्म देते हैं, संतान बढ़ती है, परिपक्व होती है और बदले में नई संतान पैदा करती है। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वे जीव जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला, टैडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है? कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, इंसान, तो मेंढक। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन होता है, अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, युग्मनज, तो राइट आंसर अंडवाहिनी। ठीक है। अगला, अथवा वाला देखो, थर्ड का, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है भ्रूण, युग्मनज, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर युग्मनज। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब एक बार 15 के आंसर देख लो। आंसर नंबर 15 के फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट है, सेकंड में डी, थर्ड में ए, अथवा में ए। फिर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में ए, अथवा में बी। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 15 हो गया। क्लियर है? तो बच्चों, इसी के साथ ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। बाकी मैथ का भी पेपर अपलोड है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके लास्ट ईयर के जितने एनुअल पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हो और एनुअल के लिए तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।